इस वीडियो में हम लोग इंडक्शन मशीन के कंस्ट्रक्शन फीचर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो बेसिकली अगर इंडक्शन मशीन के कंस्ट्रक्शन फीचर्स की बात करें तो स्टेटर, जिसके अंदर अपन स्टेटर वाइंडिंग पुट करते हैं, और वाइंडिंग्स का सोल पर्पस ये होता है कि मशीन के अंदर फ्लक्स क्रिएट करना, मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करना। और फ्लक्स क्रिएट करने के लिए जो अपन ने वाइंडिंग्स लगाई है, वाइंडिंग्स के जो वायर्स हैं वो इंडिविजुअल वायर्स जो है आपस में क्या होने चाहिए, इंसुलेटेड होने चाहिए। तो इंडिविजुअल वायर्स को आपस में इंसुलेट होने के लिए अपन यूज करते हैं इनेमल्स यूज करते हैं इन वायर्स के ऊपर, ताकि वायर्स एक दूसरे से इंसुलेटेड हो सके। उसके बाद में जो हम वाइंडिंग्स में वायर यूज करते हैं, मेनली टू टाइप्स के वायर यूज करते हैं। एक होता है राउंड वायर्स, एक होता है फ्लैट वायर्स, या जिनको अपन रेक्टेंगुलर वायर्स भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद जो अपना इनेमल्स है, जो अपन ने इंसुलेशन के लिए यूज किया है, वो हीट रेजिस्टेंट भी होता है। अगर हमारी वाइंडिंग्स करंट कैरी करेगी तो सीधी सी बात है कि हीटिंग इफेक्ट आएगा वाइंडिंग्स के अंदर। तो इन इनेमल्स के अंदर हीट को झेलने की क्षमता होती है। तो प्राइमरी इनेमल इंसुलेशन प्रोटेक्ट्स द वाइंडिंग फ्रॉम शॉर्ट सर्किट्स एंड दे आर highly heat resistant and offer good mechanical, electrical and chemical properties. तो एनिमल जिन केमिकल सब्सटेंस से बनता है, मेनली पॉलीएस्टर और पॉलीएस्टरमाइड से बना के इनको अपन यूज करते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं कि जो स्मॉल कंडक्टर्स अपन यूज करते हैं, जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया 5 mm स्क्वायर से कम होता है, उस केस में अपन जो यूज करते हैं वो सर्कुलर कंडक्टर्स यूज करते हैं। और 5 mm स्क्वायर से अबव क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए हम रेक्टेंगुलर कंडक्टर्स यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्लॉट्स की। स्लॉट्स के अंदर हम बेसिकली कंडक्टर्स को पुट करते हैं, और उन कंडक्टर्स को स्टेटर से इंसुलेट करने के लिए हम इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। इंसुलेशन के तौर पे मेनली हम जो यूज करते हैं वो अपने पास होता है स्लॉट लाइनर। मेनली जो हम इंसुलेशन के तौर पे यूज करते हैं स्लॉट लाइनर, जिसकी की थिकनेस हमारे पास 0.5 mm से 0.7 mm होती है। उसके अलावा हमारे वाइंडिंग्स, अगर मल्टीपल वाइंडिंग्स है, डबल लेयर वाइंडिंग है, तो उन वाइंडिंग्स को सेपरेट करने के लिए हम सेपरेटर्स, कॉइल सेपरेटर्स नाम की चीज भी यूज कर सकते हैं। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमने दो वाइंडिंग्स के बीच में यहाँ पे कॉइल सेपरेटर यूज किया है। तो कॉइल सेपरेटर की थिकनेस जो है वो 0.5 mm से 0.7 mm फॉर लो वोल्टेज मशीन होती है, और 0.5 mm टू 1.2 mm फॉर हाई वोल्टेज मशीन्स। तो स्लॉट लाइनर्स और सेपरेटर्स के अलावा हम एक और चीज यूज करते हैं जो है वेज। तो एक बार कंडक्टर्स को स्लॉट्स के अंदर इंसर्ट करने के बाद में और उनको नेसेसरी इंसुलेशन प्रोवाइड करने के बाद में यहाँ पे हम वेज यूज करते हैं, ताकि रोटेशन के दौरान मैकेनिकल स्टेबिलिटी बनी रहे। और वेज की जो थिकनेस होती है वो हमारे पास 3.5 टू 5 mm होती है। तो स्लॉट्स के अंदर मेनली हम जो यूज कर रहे हैं, जो चीजें इंसर्ट कर रहे हैं, वो है वाइंडिंग यूज कर रहे हैं, और भारी मात्रा में इंसुलेशन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमको एक टर्म डिफाइन करनी पड़ेगी जो कि है स्लॉट स्पेस फैक्टर। स्लॉट स्पेस फैक्टर को हम एज अ रेशियो डिफाइन करते हैं, रेशियो ऑफ कॉपर एरिया, जो हमने स्लॉट एरिया के अंदर जितना एरिया जितने एरिया में कॉपर इंसर्ट किया है, डिवाइडेड बाय ओवरऑल एरिया ऑफ स्लॉट। ये हमारा कहलाता है स्लॉट स्पेस फैक्टर। जिस तरह से हमने ट्रांसफार्मर में विंडो स्पेस फैक्टर डिफाइन किया था, उसी तरह से हमने इस मशीन के केस में स्लॉट्स के केस में स्लॉट स्पेस फैक्टर यूज किया। तो स्लॉट स्पेस फैक्टर जो होता है
वो होता है कॉपर एरिया इन द स्लॉट डिवाइडेड बाय ओवरऑल एरिया ऑफ द स्लॉट। तो नॉर्मली देखें तो स्लॉट स्पेस फैक्टर जो है उसकी वैल्यू हमारे पास 0.25 से 0.4 के बीच में गिवन होती है, और ये वैल्यू हमको क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइडेड होगी। तो यहाँ से हम अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ ईच स्लॉट को डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे? हमने अभी अभी स्लॉट स्पेस फैक्टर डिफाइन किया। स्लॉट स्पेस फैक्टर होता है कॉपर क्रॉस सेक्शन एरिया, जितना एरिया कॉपर यूज कर रहा है स्लॉट का, डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो अगर हमको स्लॉट को डिजाइन करना है, स्लॉट का एरिया डिजाइन करना है, मतलब हमको टोटल एरिया डिजाइन करना है, तो टोटल एरिया की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टोटल एरिया की वैल्यू हो जाएगी अपने पास कॉपर एरिया अपॉन स्लॉट स्पेस फैक्टर। तो स्लॉट स्पेस फैक्टर नीचे आ जाएगा, और ये हो गया अपने पास टोटल एरिया ऑफ ईच स्लॉट। टोटल एरिया ऑफ ईच स्लॉट इज इक्वल टू कॉपर एरिया पर स्लॉट डिवाइडेड बाय स्लॉट स्पेस फैक्टर। अगर हमको स्लॉट स्पेस फैक्टर ध्यान है तो हम स्लॉट्स का एरिया डिजाइन कर सकते हैं। तो कॉपर एरिया पर स्लॉट को हमने लिखा एरिया ऑफ सिंगल, ये है हमारे पास सिंगल कंडक्टर क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये है हमारे पास नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन अ स्लॉट डिवाइडेड बाय स्पेस फैक्टर किया तो हमको टोटल एरिया ऑफ ईच स्लॉट या फिर अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ ईच स्लॉट मिल गया। अब यहाँ पे स्लॉट विड्थ और अगर टूथ विड्थ की बात करें तो दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल रहता है। यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं अपन कि जो स्लॉट विड्थ है वो हमारे पास टूथ विड्थ के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। उसके बाद में अपने पास आता है स्लॉट लीकेज फ्लक्स। नेक्स्ट पॉइंट में हम इंडक्शन, जो भी इंडक्शन मोटर अपन यूज करते हैं उसके अंदर स्टार्टिंग करंट को लेके है। अगर हम स्लॉट लीकेज फ्लक्स की बात करें, अगर जैसे हमने यहाँ पे स्लॉट्स यूज किए हैं, इन स्लॉट्स की डेप्थ हमारे पास क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं। स्लॉट्स की डेप्थ कितनी है? इतनी है, ठीक है। तो स्लॉट की डेप्थ जितनी ज्यादा होगी उतना ही हमारे पास लीकेज फ्लक्स भी क्या होगा? ज्यादा होगा। लीकेज फ्लक्स अगर हमारे पास ज्यादा है, लीकेज फ्लक्स अगर ज्यादा है डिजाइन के केस में, तो हमारा लीकेज रिएक्टेंस भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो और लीकेज रिएक्टेंस ज्यादा होने की वजह से हम इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मशीन अगर सॉल्व करते हैं तो उसके हिसाब से स्टार्टिंग करंट की वैल्यू जो है वो हमारे पास लो देखने को मिलेगी, जिसके कारण हमारा रनिंग और पुल आउट टॉर्क भी क्या आएगा? लो आएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन डायमेंशन ऑफ स्लॉट डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इन द टिथ। तो जो डायमेंशंस हम डिसाइड करते हैं मशीन का, वो अपने पास टिथ के अंदर कितनी फ्लक्स डेंसिटी रहेगी उसको भी डिसाइड करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम टूथ की बात करें, उसमें फ्लक्स डेंसिटी की रेंज जो है वो अपने पास 1.3 से 1.7 वेबर पर मीटर स्क्वायर होनी चाहिए। ये फ्लक्स की ये वैल्यू अपने पास टूथ में होनी चाहिए। और सेकंड अपने पास दे रखा है 1.2 टू 1.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर इन कोर होनी चाहिए। तो बाकी के कोर वाले रीजन में अपने पास फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू ये होनी चाहिए। और अगर इस रेंज से अपने पास अगर वैल्यू ज्यादा देखने को मिलती है तो हिस्टेरेसिस लॉसेस जो है वो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। तो हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी मशीन की जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो ये अपने पास मैक्सिमम रेंज है फॉर टूथ एंड कोर। लास्ट जो अपने पास रेशियो ऑफ स्लॉट डेप्थ टू स्लॉट विड्थ जो है वो उसकी वैल्यू रेशियो ऑफ स्लॉट डेप्थ टू स्लॉट विड्थ वो हमारे पास 3 से 6 के बीच में होना चाहिए। तो स्लॉट डेप्थ की बात करें तो इस डिस्टेंस की बात हो रही है, और स्लॉट विड्थ की बात करें तो
इसकी बात हो रही है। तो क्लियरली यहाँ पे स्लॉट डेप्थ जो है वो विड्थ से ज्यादा है। कितना है रेशियो उनका? 3 से लेके 6। नेक्स्ट अपन देखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ स्टार्टर स्लॉट्स। तो सेवरल ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ इंडक्शन मोटर डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द स्लॉट्स। तो स्टेटर के स्लॉट के शेप पे काफी सारे पैरामीटर्स जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं इंडक्शन मोटर के। तो फर्स्ट अपन देख रहे हैं इसके अंदर ओपन स्लॉट्स। ओपन स्लॉट के अंदर क्या होता है? जिसके अंदर स्लॉट ओपनिंग और विड्थ ऑफ द स्लॉट दोनों क्या हो? इक्वल हो। स्लॉट ओपनिंग की बात करें तो मतलब फॉर एग्जांपल ये अपने पास ओपन स्लॉट्स, तो इसमें स्लॉट ओपनिंग की विड्थ एस मान लेते हैं और ये अपने पास हो गई विड्थ ऑफ स्लॉट। दोनों क्या है? इक्वल है। तो इस टाइप के स्लॉट्स को अपन बोलते हैं ओपन स्लॉट। फर्दर अपन ओपन स्लॉट की फीचर्स देखते हैं। पहला फीचर क्या है? फर्स्ट अपने पास है however slot will lead to higher air gap contraction factor and hence poor power factor। तो अपने पास ओपन स्लॉट के अंदर, ओपन स्लॉट्स के अंदर स्लॉट की विड्थ, स्लॉट की विड्थ और स्लॉट ओपनिंग दोनों क्या होती है? इक्वल होती है, पहली चीज। उसके बाद में जो स्लॉट ओपनिंग, इसका रीजन ज्यादा होने की वजह से अपना पावर फैक्टर जो होता है वो पुअर आता है। तो इस टाइप के स्टार्टर स्लॉट्स जो है अपन यूज रेयरली करते हैं इन 3 फेज इंडक्शन मोटर्स। तो ओपन स्लॉट्स हम मेनली यूज करते हैं लार्ज साइज मोटर्स के अंदर, जहाँ पे रेक्टेंगुलर कंडक्टर्स यूज किए हैं जिनकी की साइज अपने पास कितनी है? 5 mm स्क्वायर से ज्यादा है। तो जहाँ पर भी अपन को कंडक्टर्स 5 mm स्क्वायर से ग्रेटर यूज करने होते हैं, वहां पे अपन पहली चीज तो रेक्टेंगुलर कंडक्टर यूज करते हैं, और ऐसे कंडक्टर्स हम लार्ज साइज मोटर्स में ही यूज कर रहे होंगे, तो वहां पे अपन जो है ओपन स्लॉट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं ओपन स्लॉट इंक्रीजेस इफेक्टिव एयर गैप रिलक्टेंस। तो ओपन स्लॉट यूज करने से क्या हो रहा है? ओपन स्लॉट यूज करने से फ्लक्स को पास होना पड़ रहा है एयर गैप से, तो एयर गैप रिलक्टेंस हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। फ्लक्स को पास होना पड़ रहा है एयर गैप से, तो एयर गैप रिलक्टेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है। एयर गैप रिलक्टेंस के इंक्रीज होने से हमको फ्लक्स तो उतना ही चाहिए एयर गैप के अंदर, तो उस फ्लक्स को स्टैब्लिश करने के लिए जो मैग्नेटाइजिंग करंट रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो पहली चीज तो क्या हुई? एयर गैप रिलक्टेंस क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, जिसके कारण मैग्नेटाइजिंग करंट की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हुई। उसके बाद में ओपन स्लॉट जो जब यूज किया है हमने, तो फ्लक्स, मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्लक्स जो है वो एयर गैप में से पास होने की कोशिश करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा लीकेज फ्लक्स है वो मिनिमम रहेगा। और लीकेज फ्लक्स अगर मिनिमम है, देखिए हमने ये पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं लीकेज फ्लक्स के रिगार्डिंग, कि लीकेज फ्लक्स अगर हमारा कम है तो उस केस में हमारा स्टार्टिंग करंट और पुल आउट टॉर्क या फुल लोड टॉर्क जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग करंट यहाँ मेंशन नहीं है। स्टार्टिंग करंट, फुल लोड एंड पुल आउट टॉर्क जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन हमारा पावर फैक्टर क्या रहेगा? लो। नेक्स्ट है अपने पास सेमी क्लोज स्लॉट्स। तो सेमी क्लोज स्लॉट्स जो है वो मेनली हम इंडक्शन मोटर की बात करें तो हम सेमी क्लोज स्लॉट्स को जो है वो प्रेफर करते हैं। उसके पीछे कुछ रीजन है, जैसे कि पहले तो बात करते हैं सेमी क्लोज स्लॉट्स होते किस प्रकार से। सेमी क्लोज स्लॉट जो है वो, उनमें स्लॉट की विड्थ जो है वो स्लॉट ओपनिंग से ज्यादा होती है, या मैं कहूँ स्लॉट ओपनिंग जो है वो स्लॉट विड्थ से कम होती है। ठीक है, उसके बाद में अपने पास वाइंडिंग की असेंबली की अगर बात करें तो ओपन स्लॉट्स के केस में वाइंडिंग्स को स्लॉट्स के अंदर इंसर्ट करना आसान था, लेकिन इस केस में चूंकि स्लॉट ओपनिंग की साइज छोटी हो चुकी है, तो वाइंडिंग्स की असेंबली जो है वो यहाँ पे डिफिकल्ट होती है और इसमें
ज़्यादा समय लगता है कंपेयर टू ओपन स्लॉट, इसलिए थोड़ी कॉस्टली भी होती है। नेक्स्ट अपने पास देखते हैं एयर गैप कैरेक्टरिस्टिक्स, जो जो कि ओपन स्लॉट के कंपेयर में बेटर होते हैं। The advantage are less air gap contraction factor giving small value of magnetizing current। तो ओपन स्लॉट के केस में जहां मैग्नेटाइजिंग करंट रिक्वायर्ड ज़्यादा था, इस केस में मैग्नेटाइजिंग करंट की रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे स्मॉल वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट। उसके बाद में लो टूथ पल्सेशन के कारण हमारा जो ऑपरेशन है वो क्वाइटर होता है, लेस नॉइजी, और जो पावर फैक्टर होता है वो भी इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम जो है सेमी क्लोज्ड स्लॉट्स जो है वो प्रेफर करते हैं मोस्टली इन इंडक्शन मोटर्स। तो इफेक्टिव एयर गैप रिलेक्टेंस कम होने की वजह से मैग्नेटाइजिंग करंट लेस रिक्वायर्ड होता है, लेस मैग्नेटाइजिंग करंट रिक्वायर्ड। लेकिन यहाँ पे हमारा लीकेज फ्लक्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और लीकेज फ्लक्स के इंक्रीज हो जाने के कारण हमारा स्टार्टिंग करंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, और लो स्टार्टिंग करंट के कारण हमारा लेस फुल लोड और फुल आउट टॉर्क। लेकिन इसमें हमारे पास बेनिफिट ये है कि यहाँ पे पावर फैक्टर गुड है, पावर फैक्टर की वैल्यू जो है यहाँ पे अच्छी है। तो इसीलिए ये हम प्रेफर करते हैं ओपन स्लॉट के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे पावर फैक्टर इंप्रूव हो गया है, तो हमारा लेस नॉइजी ऑपरेशन और स्मूथ ऑपरेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इस स्लाइड के अंदर अपने पास मेनली एक तो सेमी क्लोज्ड स्लॉट्स का डायग्राम दे रखा है, और यहाँ पे फुल्ली क्लोज्ड या फिर क्लोज्ड स्लॉट्स का डायग्राम दे रखा है। अब यहाँ पे हम क्लोज्ड इसलिए ये पॉइंट इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे अपन बेनिफिट्स डिस्कस कर रहे हैं किसके, सेमी क्लोज्ड और क्लोज्ड के। तो जो बेनिफिट अपन को ओपन स्लॉट्स के कंपेयर में सेमी क्लोज्ड में मिल रहे थे, वही बेनिफिट्स हमारे फर्दर इंक्रीज हो जाएंगे किसमें, क्लोज्ड स्लॉट्स यूज करने में। तो जो बेनिफिट्स है वो अपने पास क्या है, फर्स्ट अपने पास as the rotor slot is closed or semi-closed, the air gap reluctance will reduce and hence the motor draws low magnetizing current। तो lower magnetizing current के लिए हम जो है semi-closed या closed slots यूज करते हैं। नेक्स्ट अपने पास है reduced noise as the air gap characteristics are better। तो air gap characteristics better के लिए अपन यहाँ पे यूज करते हैं closed slots, जिसमें हमारा नॉइज जो है वो रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट अपने पास है इंक्रीज्ड लीकेज रिएक्टेंस विल रिड्यूस स्टार्टिंग करंट। तो स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए जो है हम यूज करते हैं क्लोज स्लॉट्स या फिर सेमी क्लोज स्लॉट्स। क्लोज स्लॉट्स आर प्रेफर्ड इन रोटर फॉर स्मॉल साइज मशीन्स। क्लोज स्लॉट्स रिड्यूस रिलक्टेंस ऑफ द एयर गैप एंड रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट। तो लो वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट के हिसाब से अगर देखें तो हमको क्लोज स्लॉट्स या सेमी क्लोज स्लॉट जो है वो किन में यूज करना है, मेनली स्मॉल साइज मशीन में यूज करना है। वहीं हमने ओपन स्लॉट के लिए बात करी थी तो वो हम लार्ज साइज मशीन के अंदर उसको यूज किया था। नेक्स्ट अपन लोग देखेंगे इंडक्शन मशीन के अंदर जो स्टेटर के नंबर ऑफ स्लॉट्स है वो हम किस प्रकार से डिजाइन करते हैं। तो किसी भी थ्री फेज इंडक्शन मोटर के लिए अगर नंबर ऑफ स्लॉट्स की बात करें तो हमारे फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ पोल्स अगर 4 है, तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर के लिए जो नंबर ऑफ स्लॉट्स लेंगे वो मिनिमम कितने होंगे, 12। और उससे ज़्यादा अगर आपको नंबर ऑफ स्लॉट्स की वैल्यू इंक्रीज करनी है तो हम उसी का मल्टीपल लेंगे, 12 का मल्टीपल 24, 36 एंड सो ऑन। और फिर ये जो स्लॉट्स हैं ये हम स्मॉल और मीडियम साइज जो मोटर्स होती है उनमें नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल जो होता है वो 3 से 5 होता है। मतलब
एक पोल के अंदर में 3 to 5 स्लॉट्स देखने को मिलते हैं स्मॉल और मीडियम साइज मोटर्स के अंदर। अब ये तो हो गया स्टेटर स्लॉट्स। अगर बात करें हम रोटर स्लॉट्स की, तो रोटर स्लॉट्स का सिलेक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अपने पास। तो अगर नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स हमने लिए हैं 12 फॉर नंबर ऑफ पोल्स 4, 12 या 12 के मल्टीपल्स, तो उसी के अकॉर्डिंग हम जो है रोटर स्लॉट्स जो है वो डिज़ाइन में ध्यान रखेंगे। रोटर स्लॉट्स अपने पास इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हम रोटर स्लॉट्स का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारे पास जो प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी वो है अपने पास फर्स्ट है फॉगिंग। फॉगिंग हमारे पास वो केस है जहाँ पर मोटर जो है वो स्टार्ट होने से मना कर देती है। और सेकंड अपने पास जो फिनोमिना है जो देखने को मिलता है वो है क्रॉलिंग। तो क्रॉलिंग बेसिकली क्या होता है? क्रॉलिंग वो फिनोमिना है जब अपने पास मोटर जो है वो सब सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करे। क्योंकि अगर अनडिजायरेबल नंबर ऑफ रोटर स्लॉट्स हमने डिजाइनिंग के वक्त रखे हैं तो उसके कारण हमारे पास हार्मोनिक्स देखने को मिलेंगे और हार्मोनिक्स के कारण हमारे पास जो ये सब सिंक्रोनस स्पीड है ये वाला फैक्टर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस केस में क्रॉलिंग के केस में जो मोटर है वो 1/3 स्पीड से या फिर 1/5 स्पीड से डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ हार्मोनिक 1/5 स्पीड से रिवर्स डायरेक्शन में मूव करती है और 1/7 स्पीड से फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्रॉल करती है। ये फिनोमेना अपन को देखने को मिलता है अगर हम अनडिजायरेबल नंबर ऑफ रोटर स्लॉट्स रखते हैं तो जिसके कारण हमको सीवियर वाइब्रेशन और नॉइज देखने को मिलता है। तो रोटर स्लॉट हम डिजाइन करें किस तरह से? तो नंबर ऑफ जो स्टार्टर स्लॉट है शुड नॉट बी इक्वल टू रोटर स्लॉट। पहली चीज जो हमको ध्यान में रखनी है कि रोटर स्लॉट जो है वो स्टार्टर स्लॉट्स के बराबर तो कतई नहीं होने चाहिए। उसके बाद में सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट के लिए हम जो रोटर स्लॉट की वैल्यू है वो 15 से 30% कम या ज़्यादा रखते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल स्टेटर स्लॉट 12 है तो हमारे रोटर स्लॉट या तो 12 से 15% कम होंगे या फिर 12 से 15% ज़्यादा होंगे, 15% ऑफ 12। तो यहाँ पे अपने पास एक फैक्टर देखने को मिलता है नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट माइनस नंबर ऑफ रोटर स्लॉट। डिफरेंस नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स एंड रोटर स्लॉट ये अपने पास इन वैल्यूज के इक्वल नहीं होना चाहिए। वो कौन कौन सी वैल्यूज है? वो है 1, 2 नंबर ऑफ पोल्स और ट्वाइस ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ पोल्स प्लस 1 नंबर ऑफ पोल्स प्लस 2। तो अगर हमने नंबर ऑफ पोल्स 4 लिए हैं तो इस 4 के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो नंबर ऑफ रोटर स्लॉट्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? पहली चीज तो देखिए 1 नहीं हो सकता। उसके बाद में नंबर ऑफ रोटर स्लॉट्स 2 भी नहीं हो सकते। नंबर ऑफ रोटर स्लॉट्स p के इक्वल भी नहीं हो सकता, मतलब 4 के इक्वल भी नहीं हो सकता। तो डिजायर्ड वैल्यू कौन कौन सी है? 3। उसके बाद में 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो अब 2 इंटू 4 मिलता है 8। तो नंबर ऑफ पोल्स 4 के लिए नंबर ऑफ रोटर स्लॉट्स हम 8 भी नहीं ले सकते। तो नंबर ऑफ स्लॉट हम 7 हमने 7 लिया। अब 5 क्यों नहीं ले सकते? देखिए नंबर ऑफ स्लॉट्स 1 हम नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते, हमने 3 ले लिया, 4 हम नहीं ले सकते, 5 हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि नंबर ऑफ रोटर स्लॉट्स अगर अपन 5 लेते हैं तो अगर अपन कंपेयर करें नंबर ऑफ स्टेटस स्लॉट्स से तो वो हमारा 15 to 30% वाला क्राइटेरिया फेल कर रहा है। तो उस केस में हम नंबर ऑफ रोटर स्लॉट 5 के इक्वल नहीं लेंगे। तो नेक्स्ट अपने पास आता है नंबर ऑफ रोटर स्लॉट 7 एंड 9 एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर नंबर ऑफ पोल्स अगर 6 है तो नंबर ऑफ पोल्स 6 के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 1, 2 नंबर ऑफ रोटर स्लॉट्स हम 1 और 2 नहीं ले सकते, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 नहीं ले सकते, उसके बाद में 6 भी नहीं ले सकते, फिर सीधा नंबर ऑफ रोटर स्लॉट हमको 9 और 10 लेने पड़ेंगे। तो ये क्राइटेरिया जो है हमको ध्यान में रखना पड़ता है रोटर स्लॉट्स के लिए जिससे कि हमको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिल पाए। तो अपन ने अभी जो पढ़ा वो था रिलेटिव नंबर ऑफ स्टेटर एंड
रोटर स्लॉट्स। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ स्टेटस स्लॉट्स है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको नंबर ऑफ रोटर स्लॉट्स चूज करने पड़ेंगे। ये चूज करने के बाद में हम डिस्कस करते हैं कि अगर हम नंबर ऑफ स्लॉट्स को इंक्रीज करें तो क्या होगा। तो पहली चीज, तो अगर नंबर ऑफ स्लॉट्स को हम इंक्रीज करते हैं तो कई चीजें प्रभावित होगी। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ द मशीन, वेट ऑफ द मशीन, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीजें जो हैं प्रभावित होगी। तो अगर हम नंबर ऑफ स्लॉट्स हाई लेते हैं फॉर बोथ स्टेटर एंड रोटर, तो नंबर ऑफ स्लॉट्स हाई लेने से पहली चीज तो जो है वो लीकेज रिएक्टेंस जो है वो कम हो जाएगा, जिससे कि हमारा टूथ पल्सेशन लॉस जो है वो कम हो जाएगा, और इससे हमारा ओवरलोड कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि हम टूथ पल्सेशन लॉस के कारण हम ओवरऑल अच्छे पावर फैक्टर पे काम कर रहे हैं और स्मूथ ऑपरेशन हो रहा है, तो इस केस में हम ओवरलोड कैपेसिटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जो डिसएडवांटेजेस है हमारे पास ग्रेटर नंबर ऑफ स्लॉट्स यूज करने के, वो है एक तो पहली चीज तो कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, फिर वेट इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद में मैग्नेटाइजिंग करंट भी इंक्रीज होगा, ये अपन पहले देख चुके हैं। फिर आयरन लॉसेस एंड टेम्परेचर राइज, ये चीजें हमको देखने को मिलेगी। तो हमको एक ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज चूज करना पड़ेगा, ताकि इन दोनों चीजों का हम ध्यान रख सकें, कॉस्ट एंड ओवरऑल स्मूथ ऑपरेशन। नेक्स्ट अपन देखते हैं टूथ पल्सेशन लॉस। टूथ पल्सेशन लॉस बेसिकली अपने मशीन के, इंडक्शन मशीन के परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है, स्मूथ ऑपरेशन को इफेक्ट करता है। अगर टूथ पल्सेशन लॉस ज़्यादा होंगे तो हमारी इंडक्शन मशीन का स्मूथ ऑपरेशन नहीं होगा। तो टूथ पल्सेशन लॉस को हमको मिनिमाइज करना होता है, ताकि हमारा इंडक्शन मशीन का ऑपरेशन जो हो स्मूथ हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने अभी देखा, या तो हम नंबर ऑफ स्लॉट्स को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ स्लॉट्स को हम एक पॉइंट तक ही इंक्रीज कर सकते हैं, हमको एक ऑप्टिमल वैल्यू पे जाके नंबर ऑफ स्लॉट्स को रोकना होगा। उसके बाद में टूथ पल्सेशन लॉस को डिक्रीज करने का एक और तरीका ये है कि हम सेमी एनक्लोज्ड या फिर एनक्लोज्ड या क्लोज्ड स्लॉट्स यूज करें। तो उस केस में क्या होता है, अपने पास टूथ पल्सेशन लॉस कम हो जाते हैं। वहीं ओपन स्लॉट के अंदर टूथ पल्सेशन लॉस ग्रेटर देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए हम ओपन स्लॉट्स जनरली यूज नहीं करते। हम क्या यूज करते हैं, सेमी एनक्लोज्ड या फिर एनक्लोज्ड स्लॉट्स यूज करते हैं। नेक्स्ट हमने ये भी देखा था कि नंबर ऑफ स्लॉट्स को इंक्रीज कर देने से लीकेज रिएक्टेंस हमारा डिक्रीज हो जाएगा। और हमारा अगर लीकेज रिएक्टेंस डिक्रीज हो रहा है, अगर लीकेज रिएक्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो स्टार्टिंग करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। स्टार्टिंग करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, यहाँ से डिक्रीज। स्टार्टिंग करंट अगर डिक्रीज हो गया, तो स्टार्टिंग करंट के डिक्रीज होने से हमारे पास फुल लोड टॉर्क की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए हम लार्जर नंबर ऑफ स्लॉट्स यूज करते हैं, मेनली स्मॉल साइज्ड इंडक्शन मशीन, इंडक्शन मोटर्स में। उसके बाद पॉइंट आता है ओवरलोड कैपेसिटी। तो ओवरलोड कैपेसिटी अच्छी कब होगी किसी भी इंडक्शन मोटर की, जब हमारा मोटर जो है वो स्मूथ ऑपरेशन करे। तो स्मूथ ऑपरेशन के लिए पहली रिक्वायरमेंट क्या है, नंबर ऑफ स्लॉट्स क्या होने चाहिए, ज्यादा, जिसके कारण हमारी ओवरलोड कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए। क्योंकि नंबर ऑफ स्लॉट्स को इंक्रीज करने से टूथ पल्सेशन लॉस रिड्यूस हो रहे हैं, और टूथ पल्सेशन लॉस को रिड्यूस करने से हमारे ओवरलोड कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट अपने पास नंबर ऑफ स्लॉट्स को इंक्रीज करने से एक इश्यू आता है, वेंटिलेशन का इश्यू। क्योंकि नंबर ऑफ स्लॉट्स हमारे पास इंक्रीज कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है, डेंसिटी ऑफ कंडक्टर्स क्या हो रही है, हमारे पास इंक्रीज हो रही है। तो कंडक्टर्स की डेंसिटी इंक्रीज होने से वेंटिलेशन प्रॉब्लम आती है। तो उस कारण से हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे एडिशनल कूलिंग डक्ट्स यूज करते हैं, जिसके कारण हमारा टेम्परेचर का कोई इश्यू ना आए। तो लार्जर नंबर ऑफ स्लॉट्स यूज करने का सेकंड इश्यू अपने पास जो आता है,
वो है अपने पास मैग्नेटाइजिंग करंट का। यहाँ से अपने पास देखें तो डिसएडवांटेजेस स्टार्ट हो गए। फर्स्ट है वेंटिलेशन का इश्यू, सेकंड अपने पास है मैग्नेटाइजिंग करंट का, क्योंकि नंबर ऑफ स्लॉट को अगर अपन इंक्रीज कर रहे हैं तो मैग्नेटाइजिंग करंट और आयरन लॉसेस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। क्योंकि मैग्नेटाइजिंग करंट इंक्रीज हो रहा है तो सीधी सी बात है आयरन लॉसेस भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ स्लॉट्स ज़्यादा होने के कारण, अगर बात करें दो स्लॉट्स के बीच की दूरी या फिर बात करें स्लॉट की डेंसिटी वहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण फ्लक्स डेंसिटी इन टीथ क्या हो जाती है, इंक्रीज। इसीलिए हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट जो है वो हायर देखने को मिलता है और आयरन लॉस हमारे इंक्रीज हो जाते हैं। लास्ट जो इश्यू आता है वो हमारा कॉस्ट का इश्यू है, क्योंकि अगर ज़्यादा नंबर ऑफ स्लॉट्स हमने डिज़ाइन किए हैं तो उसको फिल करने के लिए, उसमें बाइंडिंग्स को फिल करने के लिए, इंसुलेशन को इंसर्ट करने के लिए जो मेहनत लगेगी, लेबर कॉस्ट लगेगी, वो भी क्या होगी, हायर होगी। इसीलिए ओवरऑल कॉस्ट जो है नंबर ऑफ स्लॉट्स इंक्रीज करने से ओवरऑल कॉस्ट क्या जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो हम नंबर ऑफ स्लॉट्स उतने ही यूज करते हैं जितना हमारे पास इकोनॉमिकली पॉसिबल होता है।